ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। स्टोरी नेम इज मेरी सनक and this story is begin from chapter 210 to 213 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आप लोगों ने पढ़ा 6 मंथ के अकॉर्डिंग आपको नहीं लगता कि आपका बेबी बम कुछ ज्यादा बड़ा है? आरती मुस्कुराते हुए कहती है। हाँ, क्योंकि मुझे ट्विंस बेबी है इसीलिए मेरा बेबी बम थोड़ा सा बड़ा है। नैना, ओह वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या आप यहाँ पर चेकअप कराने आए हैं? आरती, नहीं, मुझे एक डिलीवरी करनी है इसीलिए इमरजेंसी में मुझे यहाँ पर बुलाया गया है। ठीक है, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, अभी मुझे जाना होगा। नैना, ठीक है, हम बाद में मिलते हैं, आप अपना ध्यान रखना। और फिर नैना और आरती दोनों ही अपनी अपनी ड्यूटी पर चली जाती है। अब आगे मन्नत विला। मन्नत अंश और वंश को खाना खिला रहे थे कि तभी वहां पर जियान आता है। जियान के हाथ में इस वक्त 2 बॉक्स थे। एक सर्वेंट मन्नत को आकर बताता है कि जियान आया हुआ है, तो मन्नत अंश और वंश को चंपा बाई को खाना खिलाने के लिए बोल देती है और खुद जियान से मिलने के लिए चले जाते हैं। जियान को देखकर मन्नत मुस्कुराते हुए कहती है, जियान भाई आप कैसे हैं? आप आरव कैसा है? और राधिका भाभी कैसी हैं? क्या उन्हें कुछ याद आया? जब राधिका जियान के घर आई थी और राधिका जियान के घर पर अपनी और जियान की तस्वीर देखी थी तो राधिका को हल्का फुल्का कुछ याद आया था। राधिका को सिर्फ इतना याद आया था कि राधिका और जियान राजस्थान में मिले थे और वहीं पर उन दोनों को प्यार हो गया था और राधिका प्रेग्नेंट भी हो गई थी। जल्द ही दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन इससे आगे का राधिका को कुछ याद नहीं आया था। जियान भी राधिका को कुछ ऐसा याद नहीं करना चाहता था जिससे राधिका के दिमाग पर कोई असर पड़े, क्योंकि जब नैना ने राधिका का ट्रीटमेंट किया था तो नैना ने जियान को बताया था कि राधिका की दिमागी हालत काफी नाजुक है। अगर राधिका के दिमाग पर ज्यादा जोर डाला गया उसके अतीत को याद दिलाने के लिए तो राधिका कोमा में भी जा सकती है। इसीलिए जियान ने भी राधिका को कभी आगे की बातें याद दिलाने की कोशिश नहीं करी थी। जियान के लिए इतना काफी था कि उसका प्यार और उसके बच्चे की माँ उसके साथ है। जियान की फैमिली कंप्लीट हो गई थी और जियान अपनी इस छोटी सी फैमिली में बहुत खुश था। मन्नत के सवाल पूछने पर जियान मुस्कुराकर मन्नत से कहता है, जी भाभी, राधिका और आरव दोनों ही बिल्कुल ठीक है। सर ने यह आपके लिए भेजा है और कहा है कि आज आपको मिस्टर बंसल की बेटी की रिसेप्शन पार्टी में जाना है, तो आप रात में तैयार रहे। जियान की बात सुनकर मन्नत के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी मन्नत मुस्कुराते हुए जियान से सारा सामान ले लेती है। सारा सामान देकर जियान वहां से चला जाता है और अब मन्नत परेशान होकर वहीं सोफे पर बैठ जाती है। रिसेप्शन पार्टी मतलब आज रात फिर से अंजलि से मिलना होगा। अगर अंजलि से मिलेगी तो वहां पर विवेक, संजना, ऋषभ और मोक्ष। अगर मैं पार्टी में गई तो संजना, विवेक, ऋषभ, अगर उन्होंने फिर से मुझे घेर लिया तो मैं क्या जवाब दूंगी उन्हें? और पतिदेव, अगर पतिदेव के सामने मुझे ऋषभ, विवेक या मोक्ष ने हाथ भी लगा दिया तो पता नहीं उनका क्या हाल करेंगे। नहीं नहीं, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। मैं पार्टी में नहीं जा सकती, मुझे कुछ भी करके पार्टी में जाने से पतिदेव को मना करना होगा। मन्नत अपने मन में ठान लेती है कि आज रात वह पार्टी में नहीं जाएगी। कोई ना कोई बहाना करके प्रेम को मना कर देगी पार्टी में जाने से। और अब जैसे जैसे शाम नजदीक आ रही थी और प्रेम के आने का समय हो रहा था, वैसे वैसे मन्नत की दिल की घबराहट बढ़ती जा रही थी। मन्नत ने कितनी बार कॉल ट्राई किया कि प्रेम को कॉल करके फोन पर ही पार्टी में जाने से मना कर दे, लेकिन फिर मन्नत ने ऐसा नहीं किया और समय के साथ शाम भी हो जाती है। प्रेम घर आ जाता है। प्रेम मन्नत को देखकर मानक से कहता है, वाइफी, जियान ने तो बोला था कि उसने तुम्हें सारा सामान दे दिया है, तुम तैयार क्यों नहीं हुई? मैंने बोला था ना कि आज हमें रिसेप्शन पार्टी पर जाना है। प्रेम के पूछने पर मंथ थोड़ा हड़बड़ा जाती है और थोड़ा डरते हुए कहती है, वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही तो मेरा मन नहीं कर रहा, आप चले जाइए, मैं घर पर ही रहती हूँ। मन्नत की बात सुनकर प्रेम थोड़ा परेशान हो जाता है और मन्नत के माथे, गले और गर्दन पर हाथ रखकर चेक करते हुए कहता है, क्या हुआ वाइफी, फीवर तो नहीं है? मन्नत प्रेम से एक कदम पीछे हो जाती है और अपनी नजरें चुराने लगती है और फिर बहाना करते हुए कहती है, वो मेरे सर में थोड़ा दर्द है। प्रेम, वाइफी, सर में दर्द है ना, थोड़ा बाहर घूम होगी, लोगों से मिलेगी तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा। अब मैं
कुछ नहीं सुनने वाला, जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारे पास 1 घंटा है। ठीक है, जल्दी तैयार हो जाओ, मैं भी इतने फ्रेश हो जाता हूँ। इतना बोलकर प्रेम कमरे में चला जाता है और मन्नत लाचारी से बस प्रेम को जाते हुए देखते रह जाती है। और अब ना चाहते हुए भी मन्नत को रिसेप्शन पार्टी के लिए तैयार होना पड़ता है। मन्नत ने आज रेड कलर की बहुत ही खूबसूरत डिजाइनर साड़ी पहनी थी। मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, कान में गोल्डन इयररिंग्स और गले में भी एक गोल्डन डायमंड का सेट पहना हुआ था। हाथों में चूड़ियां, बालों को मन्नत ने खुला छोड़ा हुआ था और बालों हल्के हल्के कली कर रखे थे। माथे पर बिंदी, आंखों में काजल, चेहरे पर बहुत ही हल्का मेकअप, होठों पर लाल कलर की लिपस्टिक और इतने में ही मन्नत बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। दूसरी तरफ प्रेम ने भी आज ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था। बालों को अच्छे से जल से सेट किया था। एक हाथ में लग्जरियस घड़ी और दूसरे हाथ में अपना ब्रेसलेट पहना हुआ था। ब्लैक कलर के 3 पीस सूट में प्रेम भी बहुत हैंडसम लग रहा था। और कुछ देर बाद मन्नत और प्रेम दोनों ही पार्टी के लिए निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ आज विवेक, ऋषभ और संजना भी अच्छे से तैयार होते हैं और सभी के दिमाग में बस एक ही ख्याल चल रहा था। विवेक ऋषभ से कहता है, वैसे यार एक बात तो माननी पड़ेगी, मन्नत ने बंदा बहुत ही अमीर फंसाया है। हमें नहीं पता था कि मन्नत ऐसी लड़की निकलेगी। प्रेम सिंघानिया शादीशुदा है ये तो सभी को पता था, लेकिन उसकी वाइफ मन्नत है ये हमने कभी सोचा भी नहीं था। ऋषभ, हाँ यार सही बोल रहा है, मुझे मन्नत से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मन्नत को देखकर हमने कभी नहीं सोचा था कि मन्नत पैसों के पीछे भागेगी। मोक्ष में क्या कमी थी? पैसा तो मोक्ष के पास भी काम नहीं है, मन की प्रेम सिंघानिया के बराबर नहीं है, लेकिन इतना काम भी नहीं है कि मोक्ष मन्नत की ख्वाहिश पूरी न कर पाता। संजना, पता नहीं तुम लोगों को ही मन्नत इतनी भोली भली लगती थी, मुझे तो मन्नत पर पहले से ही शक होता था। कोई इतना इनोसेंट कैसे हो सकता है? देखा नहीं था, कॉलेज में किसी से बात नहीं करती थी, बस अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देती थी। मुझे तो ऐसा लगता था जैसे जानबूझकर ऐसा करती थी ताकि लोगों की अटेंशन का सके। ऋषभ, तुम तो रहने दो। संजना, हम सब जानते हैं कि हमारे ग्रुप में एक तुम ही ऐसी थी जिसे मन्नत बिल्कुल पसंद नहीं थी। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम मन्नत से शुरू से ही इतनी नफरत क्यों करती हो? ऋषभ की बातों पर संजना गुस्से में आ जाती है और गुस्से में ऋषभ को कुछ बोलते ही होती है कि तभी वहां पर मोक्ष आ जाता है और मोक्ष सभी को डांटे हुए कहता है, बस बहुत हो गया तुम लोगों का, अब तुम सभी के सभी तैयार हो जाओ। यह मत भूलो कि हम यहाँ पर अंजलि की खुशी में शामिल होने के लिए आए हैं, ना कि मन्नत की लाइफ को डिस्कस करने के लिए आए हैं। अंजलि का आज रिसेप्शन है और रिसेप्शन की पार्टी के बाद सोचेंगे कि हमें क्या करना है। मन्नत से बात तो मुझे भी करनी है और मैं अपने सवालों के जवाब लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा और मुझे आज रात ही कैसे भी करके मन्नत से बात करनी है। विवेक, लेकिन तू इतना दावे के साथ कैसे कह सकता है कि मन्नत आज रात की पार्टी में आएगी? मुझे तो नहीं लगता कि मन्नत आज रात की पार्टी में आएगी। ऋषभ, हाँ यार मुझे भी नहीं लगता कि मन्नत आज रात की पार्टी में आएगी। मोक्ष अपनी पैंट की जेब में हाथ डालते हुए एक तक सामने देखते हुए कहता है, मुझे नहीं पता कि मन्नत पार्टी में आएगी या नहीं, मेरा दिल कह रहा है कि मन्नत पार्टी में आएगी और आज रात में मन्नत से अपने सवालों के जवाब जरूर लूंगा कि आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी थी जो मन्नत मुझे बिना बताए छोड़कर चली गई। क्यों जाने से पहले उसने एक बार मुझसे बात करनी जरूरी नहीं समझी? क्यों जाने से पहले उसने मुझे नहीं बताया? आखिर क्या वजह थी जो मन्नत मुझे बिना बताए ही चली? संजना और विवेक भी अपने मन में कहते हैं, मन्नत का इंतजार तो हमें भी बेसब्री से है। मुझे नहीं पता कि मन्नत पार्टी में आएगी या नहीं, मेरा दिल कह रहा है कि मन्नत पार्टी में आएगी और आज रात में मन्नत से अपने सवालों के जवाब जरूर लूंगा कि आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी थी जो मन्नत मुझे बिना बताए छोड़कर चली गई। क्यों जाने से पहले उसने एक बार मुझसे बात करनी जरूरी नहीं समझी? क्यों जाने से पहले उसने मुझे नहीं बताया? आखिर क्या वजह थी जो मन्नत मुझे बिना बताए ही चली? संजना और विवेक भी अपने मन में कहते हैं, मन्नत का इंतजार तो हमें भी बेसब्री से है। कर लेना। मन्नत को अजीब लगता है और मन्नत सबके सामने बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड फील करने लगती है, लेकिन प्रेम तो प्रेम था, उसे कहाँ इन सब चीजों से कोई फर्क पड़ता था। लेकिन मोक्ष जो कि दूर से ही मन्नत और प्रेम को देख रहा था, प्रेम का इस तरह से मन्नत की कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींचना मोक्ष के दिल को जला रहा था और बेबसी कुछ ऐसी थी कि मोक्ष कुछ कर भी नहीं सकता।
दूसरी तरफ अरोड़ा मैंशन। आरती किचन में अपने लिए व्हाइट सॉस पास्ता बना रही थी। आरती ने इस वक्त ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी और साड़ी के पल्लू को समेटकर अपनी कमर पर टक किया हुआ था, इसीलिए आरती की गोरी कमर साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन इस वक्त आरती की कमर पतली बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि इस वक्त आरती अपने पेट में दो बच्चे कैरी कर रही थी। लेकिन प्रेगनेंसी की वजह से आजकल आरती के चेहरे पर निखार आ रहा था, जिससे आरती चमक रही थी और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। लेकिन आजकल आरती को नई नई चीज खाने की क्रेविंग कुछ ज्यादा ही होती थी, इसीलिए आज आरती का मन व्हाइट सॉस पास्ता खाने का कर रहा था। लेकिन आरती अपने हाथों से ही व्हाइट सॉस पास्ता बनाना चाहती थी, इसीलिए आरती ने सारे सर्वेंट को एक तरफ हटा दिया था और खुद किचन में व्हाइट सॉस पास्ता बना रही थी। और सारे सर्वेंट अपनी डरी सहमी नजरों से अपनी लेडी बॉस को देख रहे थे। उन्हें डर लग रहा था कि अगर उनके बॉस आ गए और उन्होंने बॉस ने अपनी वाइफ को इस तरह से किचन में काम करते हुए देख लिया तो आज उन सभी की नौकरी तो जाएगी ही जाएगी, और उसके अलावा भी न जाने उन सबको क्या क्या झेलना पड़ेगा। और थोड़ी ही देर में जिसका सभी को डर था वही होता है। अखिल अपनी ताई को लूज करते हुए घर के अंदर आ रहा था। अखिल बिना किसी पर ध्यान दिए सीधा अपने कमरे की तरफ जा ही रहा था कि तभी अखिल की नज़र लाइन लगाकर किचन के बाहर खड़े सर्वेंट पर जाती है, जिन्हें देखकर अखिल को थोड़ा अजीब लगता है और अपने कदम किचन की तरफ बढ़ा देता है। सभी सर्वेंट सर झुकाकर खड़े थे और जब उन्हें महसूस होता है कि अखिल उनके पास ही आ रहा है तो सभी सर्वेंट और भी ज्यादा डर जाते हैं। अखिल जब किचन के अंदर देखता है तो उसकी प्यारी वाइफ खाना बनाने में बिजी थी, जिसे देखकर अखिल के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अखिल अपनी उंगलियों के इशारे से सभी सर्वेंट को वहां से जाने के लिए कह देता है और सभी सर्वेंट सर झुकाकर वहां से चले जाते हैं। अब अखिल दरवाजे पर टेक लगाकर खड़ा था। उसने अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर फोल्ड कर रखा था और दरवाजे से ही अपनी प्यारी बीवी को निहार रहा था। आरती अपना सामान लेने के लिए स्लिप के ऊपर रखे डिब्बे को उतरने लगते हैं, लेकिन वहां तक आरती का हाथ ही नहीं जा रहा था। आरती अपने पंजों पर खड़े होकर डिब्बा उतरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी उसका हाथ नहीं जा रहा था। और तभी एक हाथ आगे बढ़ता है और उसे डब्बे को उतारकर आरती के हाथ में दे देता है और आरती मुस्कुराकर सामने देखती है तो सामने अखिल खड़ा था, जिसे देखकर आरती का मुंह बन जाता है। आरती अखिल को इग्नोर करके वापस से अपना खाना बनाने लग जाती है और अखिल किचन में ही खड़े होकर आरती को देखने लगता है, जिससे आरती इरिटेट होकर अखिल से कहती है, आप मुझे ऐसी घूर घूर कर क्यों देख रहे हैं जैसे पहले कभी आपने मुझे ना देखा हो। अखिल देखा तो बहुत है बीवी, लेकिन किचन में खाना बनाते हुए तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। आरती, क्योंकि मेरे बच्चों का मन है आज व्हाइट सॉस पास्ता खाने का, तो इसीलिए मैं अपने बच्चों के लिए खाना बना रही हूँ। अखिल, बीवी तुम बच्चों के बारे में कितना सोचती हो, थोड़ा उन बच्चों के बाप के बारे में भी सोच लिया करो। अखिल की बात पर आरती तंज भरे लहजे में कहती है, क्यों, क्या आपने मेरी जिंदगी बर्बाद करने से पहले मेरे बारे में सोचा था? आपको तो कभी फर्क नहीं पड़ा मेरी फीलिंग से, मेरी खुशियों से, मैं क्या चाहती हूँ आपने तो कभी उस बारे में नहीं सोचा। तो फिर मैं ही क्यों आपके बारे में सोचूं जब आप मेरे बारे में नहीं सोचते। आरती की बात पर अखिल को गुस्सा आ जाता है और अखिल आरती की बाजू को पकड़कर आरती को अपने करीब खींच लेता है और फिर आरती की आंखों में आंखें डालकर गुस्से से कहता है, आखिर कब तक तुम मुझे इसी तरह से सजा देती रहोगी? आखिर ऐसी भी क्या गलती करती मैं कि तुम दो प्यार के बोल नहीं बोल सकती मेरे से? 3 साल 5 महीने हो चुके हैं हमारी शादी को, क्या तुम्हें याद है इन 3 साल 5 महीने में कभी तुमने सीधे मुंह मुझसे बात भी करी है? आखिर किस गलती की सजा दे रही हो मुझे? तुम्हारा बीवी हो मेरी, प्यार करता हूँ तुमसे, जो कुछ भी करता हूँ तुम्हारे लिए करता हूँ, हमारे लिए करता हूँ, हमारे बच्चों के लिए करता हूँ। आरती गुस्से से अखिल से अपनी बाजू को छुड़ाते हुए कहती है, ऐसा आपको लगता है मिस्टर अखिल अरोड़ा कि आप जो कुछ करते हो हमारे लिए करते हो, लेकिन ये सच नहीं है। सच ये है कि आप जो कुछ भी करते हो अपने लिए करते हो। आपको जो पसंद आता है आपको वो हासिल करना होता है, फिर वो चाहे चीज हो या फिर इंसान, जैसे आपने मुझे जबरदस्ती हासिल किया है। और अब अखिल का गुस्सा भी अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। अखिल गुस्से में आरती के जबड़े को पकड़ते हुए गुस्से से कहता है, हाँ मैं ऐसा ही हूँ, जो चीज मुझे पसंद आ जाती है मैं उसे हासिल कर रहता हूँ, चाहे वो कोई चीज हो या
फिर इंसान और तुम तो मेरी मोहब्बत हो, तो तुम्हें क्या लगा मैं अपनी मोहब्बत को ऐसे ही हाथ से जाने दूंगा? कभी नहीं। मैं उनमें से नहीं हूँ बीवी जो अपनी मोहब्बत की खुशी के लिए अपनी मोहब्बत को खुद से दूर जाने देते हैं। मैं अपने इश्क पर कुर्बान हो सकता हूँ लेकिन कुर्बानी नहीं दे सकता। तुम मेरी हो और मेरी ही रहोगी। जितनी जल्दी इस बात को अपने दिमाग में बैठा लगी उतना ही अच्छा होगा। इतना बोलकर अखिल आरती के जबड़े को छोड़ देता है और आरती के सर के पीछे हाथ रख लेता है और दूसरा हाथ अखिल का आरती की कमर पर होता है, जिससे अखिल आरती अपने करीब कर लेता है और अपने होंठ आरती के होठों पर रख देता है और अखिल आरती के होठों को फोर्सफुली किस करने लगता है। अखिल आरती के होठों पर अपना गुस्सा उतर रहा था। अखिल आरती के निचले होठों को अपने होठों के बीच में दबाकर उसे बहुत ही वाइडली तरीके से स्मूच कर रहा था, जिससे आरती को दर्द हो रहा था। आरती अखिल के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अखिल 1 इंच भी आरती से दूर नहीं हो रहा था और आरती के अंदर इतनी ताकत नहीं बची थी कि अखिल से लड़ सके। इसीलिए आरती शांत हो जाती है और अखिल को अखिल की मर्जी करने देती है और धीरे धीरे अखिल का गुस्सा भी शांत हो जाता है और अखिल की फोर्सफुली किस अब डीप और पैशनेट किस में बदल जाती है। और जब अखिल का गुस्सा शांत होता है तो अखिल को महसूस होता है कि आरती ठीक से सांस नहीं ले पा रही, इसीलिए आखिर धीरे से आरती के होठों से दूर हो जाता है। अखिल एक नजर जी भरकर आरती के चेहरे को देखा है। आरती का चेहरा किस करने की वजह से लाल हो गया था और उसकी आंखों में भी हल्की नमी आ गई थी। आरती की भीगी पलकें और अखिल के किस करने की वजह से आरती के होठ सुर्ख लाल हो गए थे, जिसमें आरती और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। आरती का रूप देखकर अखिल का गला सूखने लगता है, उसके जिस्म गर्मी बढ़ने लगती है। इसीलिए अखिल जल्दी से अपनी नजरें घूम लेता है, क्योंकि आरती प्रेग्नेंट थी और इस हालत में अखिल आरती के साथ कुछ नहीं कर सकता था। अखिल बिना आरती से कुछ कहे वहां से चला जाता है। आरती गुस्से में स्लिप पर रखा सारा सामान नीचे जमीन पर फेंक देती है। आरती गुस्से में अपने होठों को अपनी हथेली से रगड़ते हुए किचन से बाहर आ जाती है और टेरेस की तरफ चली जाती है। दूसरी तरफ पार्टी में हाल में एक तरफ एक बड़ा सा स्टेज लगाया गया था, जहां पर सभी लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे और एक दूसरे से बातें करने में बिजी थी कि तभी एक स्पॉटलाइट सीडीओ की तरफ आकर रुकती है और पूरे हॉल में अंधेरा हो जाता है। और तभी सामने से अंजलि और अंजलि के हस्बैंड सीडीओ से नीचे उतारते हुए आते हैं। अंजलि ने बेबी पिंक कलर का बहुत ही प्यारा प्रिंसेस गाउन पहना हुआ था और अंजलि के हस्बैंड ने व्हाइट कलर का 3 पीस सूट पहना था। दोनों की ही जोड़ी बहुत अच्छी लग रही थी, दोनों बहुत ही प्यारी लग रहे थे। सभी लोग इस वक्त अंजलि और अंजलि के साथ आ रहे हैं, उसके हस्बैंड को देख रहे थे। मन्नत भी अपने चेहरे पर मुस्कान ले अंजलि और अंजलि के हस्बैंड को देख रही थी। हाल में एक 4 मंजिल का बड़ा सा केक लाया जाता है। अंजलि और अंजलि के हस्बैंड केक के सामने आ गए थे और पार्टी में आए बाकी के मेहमान भी सभी अंजलि के पास आ गए थे। मन्नत अंजलि से दूरी बनाकर खड़ी थी। मन्नत अपने किसी भी दोस्त के पास नहीं जा रही थी। विवेक, मोक्ष, ऋषभ, संजना सभी से दूरी बनाकर खड़ी थी। प्रेम ने मन्नत का हाथ पकड़ रखा था और मन्नत को अपने आप से दूर नहीं जाने दे रहा था, क्योंकि पूरी पार्टी हॉल में सभी की नजरें मन्नत पर ही थी और किसी न किसी बहाने से मन्नत से बात करने की कोशिश कर रहे थे। किसी को भी नहीं आने दे रहा था, लेकिन प्रेम किसी को भी मन्नत के करीब नहीं आने दे रहा था। मोक्ष, विवेक, संजना, तभी अंजलि भी अपने सभी दोस्तों के पास आती है और उनसे कहती है, तुम में से किसी ने मन्नत से बात करी? संजना, जिसका पूरा ध्यान प्रेम पर था, वो प्रेम को देखते हुए ही हल्का गुस्से में कहती है, बात तो हम मन्नत तब करेंगे ना जब उसका पति उसे 1 मिनट के लिए भी छोड़े। जब से आया है तब से हाथ पकड़कर घूम रहा है, 1 सेकंड के लिए भी मन्नत से दूर नहीं हो रहा। मोक्ष, जो ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रहा था। अंजलि मोक्ष को देखते हुए गुस्से में रहती है, तुम क्या कर रहे हो मोक्ष? शराब किसी मसले का हल नहीं होता। तुम मन्नत को पिछले 6 सालों से ढूंढ रहे हो और आज मन्नत तुम्हारे सामने है तो तुम कुछ नहीं बोल रहे। अब किस बात का इंतजार कर रहे हो तुम लोग? हमें मन्नत से डायरेक्टली जाकर बात करनी होगी, तभी तो हम उससे कुछ बात कर पाएंगे, वरना मन्नत फिर हमारी आंखों के सामने से चली जाएगी और तुम लोग बस खड़े खड़े देखते रह जाओगे। अंजलि देखी है कि सभी लोग उसे ही देख रहे हैं लेकिन कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे, तो अंजलि गुस्से में झलाते हुए कहती है,
क्या मुझे क्या देख रहे हो? ठीक है, तुमसे बात नहीं हो पा रही तो मैं खुद ही जाती हूँ मन्नत के पास और खुद ही उससे बात करती हूँ। तुम लोग बस खड़े खड़े तमाशा देखते रहो, तुम लोगों से कुछ नहीं होने वाला। और मोक्ष, मुझे तुमसे तो ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अंजलि जाने के लिए पीछे मुड़ती है कि तभी अंजलि को कुछ टूटने की आवाज आती है। अंजलि पीछे मुड़कर देखती है तो मोक्ष ने अपने हाथ में कांच के गिलास को तोड़ लिया था और मोक्ष के हाथ से खून बह रहा था। अंजलि मोक्ष के पास आने को होती है लेकिन तभी मोक्ष अंजलि को साइड हटाते हुए वहां से चला जाता है। मोक्ष म्यूजिक ग्रुप के पास आता है और एक आदमी के हाथ से उसका गिटार ले लेता है। प्रेम अपनी कुछ बिजनेस पार्टनर्स के साथ में बात कर रहा था और मन्नत कुछ दूरी पर कुछ औरतों के साथ बातें कर रही थी कि तभी प्रेम को किसी का कॉल आता है और प्रेम कॉल अटेंड करने के लिए होले से बाहर चला जाता है। विवेक, अंजलि, मोक्ष, संजना सभी मोक्ष के पास आते हैं। मोक्ष अपने दिल के दर्द को आवाज में पिरोकर गुनगुनाने लगता है। क्यों बिन बताए ये आंसू हैं आए चेहरे पर, फिर भी देखो मेरे हंसी है पूछनी है। मोक्ष की आंखों में इस वक्त बेपनाह दर्द नजर आ रहा था और सभी लोग मोक्ष को ही देख रहे थे। मोक्ष की आंखें कुछ तो नशे की वजह से लाल हो गई थी और कुछ उसके दिल के दर्द जो उसकी आंखों में आंसू बनकर ठहर गए थे इसलिए लाल हो गई थी। मोक्ष एक तक मन्नत को ही देख रहा था और मोक्ष का इस तरह से मन्नत को देखना मन्नत को बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रहा था। कितनी बातें कहाँ कहाँ गुजारी हैं, रातें तेरे बारे में मुझको खबर ये मिली है। मोक्ष की आंखों में और उसके गाने में मोक्ष का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। मोक्ष मन्नत की तरफ देखकर गाना गा रहा था और आसपास के सभी लोग इस बात को अच्छे से नोटिस कर रहे थे। सुना है मैंने बेवफा तू बहुत ही खुश है, किसी गैर के मकाम में बहुत ही खुश है, किसी गैर के मकाम में सुना है मैंने बेवफा तू मुझे देता है बद्दुआएं, दुआ मुझे देता है बद्दुआएं, तू दुआ मुझे कैसे किया। मोक्ष एक चेयर पर बैठकर गिटार बजाते हुए गा रहा था तो मोक्ष उसे चेयर से खड़ा होता है और मन्नत की तरफ आने लगता है। मोक्ष को अपनी तरफ आता हुआ देखकर मन्नत भी डर जाती है और मन्नत अपनी नजरें चारों तरफ घूमने लगती है। ये मुझे भी बता कैसे बना तू यूं बेवफा, कुछ तो जवाब दे, तू भी मुझे कब तक ढूंढूं मैं यूं ही तुझे किस दर्जा के। मोक्ष मन्नत की साइड से निकालकर मन्नत की तरफ पीट करके खड़ा हो जाता है और अपनी दर्द भरी आवाज में आगे गाना गाता है। मोक्ष की हालत देखकर अब मन्नत को भी अपने दिल में दर्द महसूस होने लगता है। मन्नत भी मोक्ष के लिए दुखी फील कर रही थी। मोक्ष की आंखों में और उसकी आवाज में उसके दिल का दर्द साफ नजर आ रहा था और मन्नत मोक्ष की ऐसी हालत की जिम्मेदार खुद को ही ठहरा रही थी। मन्नत से भी मोक्ष की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। किस खुदा से कैसे मैं मांगू बता दे तुझे, सुना है मैंने बेवफा तू मेरी बर्बादियों का जश्न मनाता है। मोक्ष और मन्नत दोनों को ही कॉलेज में एक साथ बताएं कुछ खूबसूरत यादें याद आने लगते हैं। मेरी बर्बादियों का जश्न मनाता है, सुना है मैंने बेवफा तू मेरी तस्वीर अकेले में जलता है, मेरी तस्वीर अकेले में जलता है लगता है। और अब मोक्ष अपने कदम पीछे करते हुए मन्नत से टकरा जाता है। मन्नत और मोक्ष दोनों ही पीछे की तरफ मोड़ते है तो मन्नत की नजर मोक्ष के जख्मी हाथ पर जाती है जिससे अभी बहुत खून बह रहा था। मन्नत परेशान होकर मोक्ष के हाथ को पकड़ लेती है तो मोक्ष अपना हाथ झटक से मन्नत से छुड़ा लेता है। मुझ में ही कुछ कमी है जो इश्क किया मुझे मिल ना सका, मेरी ही आंखों में है कुछ नामी जो इश्क तेरा मुझे दिख ना सका, मुझे क्या पता था। मोक्ष बड़े ही ध्यान से मन्नत का ही चेहरा देख रहा था। मोक्ष की ऐसी हालत देखकर मन्नत की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मन्नत की आंखों में आंसू देखकर मोक्ष के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आ जाती है और अब मोक्ष से खुद पर कंट्रोल नहीं होता और मोक्ष मन्नत की कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब कर लेता है। तू ही है बेवफा, चेहरा यूं तेरा मुझे दिखे ना सका, सोचता रहता हूँ क्या थी खाता तू मिल गया जो मुझे तू मिल गया, सुना है। मोक्ष का एक हाथ मन्नत की कमर पर था और जिस हाथ से मोक्ष के खून बह रहा था मोक्ष उसी हाथ को मन्नत की गाल पर रख देता है जिससे मोक्ष का खून मन्नत के गाल पर भी लग जाता है। मन्नत भी एक पल के लिए सब कुछ भूलकर सिर्फ मोक्ष के ही दर्द में खो जाती है। मोक्ष अपना सर मन्नत के सर से जोड़ लेता है और इस वक्त दोनों बहुत ही ज्यादा एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। मैंने बेवफा तू मेरे मरने का इंतजार कर रहा है, मेरे मरने का इंतजार कर रहा है, सुना है मैंने बेवफा तू मेरे हिसाब से उसको प्यार हो रहा है, मेरे हिसाब से उसको प्यार हो रहा है।
मोक्ष और मन्नत इस वक्त एक दूसरे के बहुत करीब थे और सभी लोग मोक्ष और मन्नत को ही देख रहे थे और तभी वहां पर प्रेम आ जाता है और प्रेम जब मन्नत को मोक्ष के इतने करीब देखा है तो प्रेम के जैसे पूरे शरीर में आग लग जाती है। प्रेम की आंखें लाल हो जाते हैं, प्रेम का चेहरा गुस्से से काला पड़ जाता है। सभी लोग मोक्ष और मन्नत को हैरान भरी नजरों से देख रहे थे। मन्नत को देखते हुए एक औरत दूसरी औरत से कहती है, ये तो मिस्टर सिंघानिया की वाइफ है ना, कितनी घटिया औरत है, सबके सामने किसी गैर मर्द के साथ ऐसे चिपकी हुई खड़ी है। इन जैसी औरतों ने ही समाज को बदनाम कर रखा है। इन जैसी औरतों को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। दूसरे रात, हाँ तुम सही कह रही हो, इन जैसी औरतों को तो बीच चौराहे पर खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए। मिस्टर सिंघानिया बिजनेस वार्ड में नंबर 1 की पोजीशन पर आते हैं, लेकिन लगता है उनकी बीवी गिरी हुई औरतों में नंबर 1 पर आती है। एक आदमी मन्नत की खूबसूरत कमर को देखते हुए गहरा है, मुझे नहीं पता था मिस्टर सिंघानिया की बीवी को दूसरे मर्दों में इतनी दिलचस्पी है, वरना यार हम भी ट्राई मार लेते, हम में कौन सा कमी थी, पैसे तो हमारे पास भी बहुत है। दूसरा आदमी, हाँ यार सच कहूँ तो इतनी खूबसूरत औरत मैं आज तक नहीं देखी, अगर मेरी बीवी ऐसी होती ना तो कसम से बिस्तर से नहीं उठने देता, उस हर रात बिस्तर पर अपने नीचे दबाए रखता। मुझे तो लगता है प्रेम सिंघानिया शायद अपनी बीवी को बिस्तर पर खुश नहीं कर पाता, इसीलिए तो उसकी बीवी दूसरे मर्द की बाहों में खींची चली गई। सभी लोग मन्नत और मोक्ष को देखकर गंदी गंदी बातें कर रहे थे और तभी प्रेम अपने फोन में देखते हुए अंदर आता है। थोड़ी देर फोन में देखने के बाद प्रेम अपने फोन को अपनी पॉकेट में रख देता है और मन्नत को देखने के लिए अपनी नजरें इधर उधर घूमने लगता है और तभी प्रेम की नजर मन्नत पर जाती है। मन्नत तो बिल्कुल सीधी खड़ी थी, लेकिन मन्नत की कमर और उसके गाल पर मोक्ष के हाथ थे और मन्नत का सर और मोक्ष का सर आपस में जुड़ा हुआ था। दोनों ही इस वक्त बहुत ही ज्यादा करीब थे। इस तरह मन्नत को किसी और की बाहों में देखकर तो जैसे प्रेम का खून जल जाता है, उसका पूरा शरीर किसी ज्वालामुखी की भट्टी की तरह तपने लगता है। प्रेम की नीली आंखें गुस्से से लाल हो जाती है, प्रेम के हाथों की मुट्ठी बन जाती है। प्रेम अपने जबड़े को गुस्से में कस लेता है। प्रेम का पूरा चेहरा गुस्से से काला पड़ गया था और प्रेम इस वक्त किसी नरक के देवता की तरह लग रहा था। प्रेम गुस्से से उन दोनों के पास जाता है और मन्नत की बाजू को पकड़कर एक ही झटके से मन्नत को मोक्ष से अलग कर देता है। प्रेम के इस तरह खींचने से मन्नत जैसे किसी वशीकरण से बाहर आती है और अब मन्नत को भी एहसास होता है कि अभी अभी मन्नत ने सबके सामने किया। मन्नत नजर उठाकर चारों तरफ देखती है तो सभी लोग मन्नत को घिन भरी नजरों से देख रहे थे और अब मन्नत शर्म से प्रेम की तरफ देखती है तो प्रेम गुस्से में इस वक्त मोक्ष को ही को रहा था और प्रेम को इतने गुस्से में देखकर मन्नत की रीढ़ की हड्डी तक कांप जाती है। मोक्ष को भी अपनी गलती का एहसास होता है और मोक्ष प्रेम से कुछ कहने ही वाला होता है कि उससे पहले ही प्रेम एक जोरदार मुक्का मोक्ष को मार देता है, जिससे मोक्ष जमीन पर गिर जाता है। मन्नत डर से अपने दोनों हाथों को अपने मुंह पर रख लेती है और आंखें बड़ी बड़ी करके मोक्ष को देखने लगती है। प्रेम मोक्ष को मरने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी प्रेम के सामने विवेक और ऋषभ आ जाते हैं। ऋषभ और विवेक भी प्रेम को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रेम ऋषभ और विवेक दोनों को ही धक्का दे देता है और मोक्ष के पास जाते हुए मोक्ष का कॉलर पकड़कर मोक्ष को उठता है और उसे दोबारा से एक टेबल के ऊपर पटक देता है और इस बार मोक्ष की कमर में बहुत गहरी चोट लगती है, जिससे मोक्ष के मुंह से खून आ जाता है। संजना मोक्ष के पास जाने लगती है तो अंजलि संजना का हाथ पकड़कर उसे रोक देती है और अब विवेक और ऋषभ दोबारा से प्रेम के पास जाकर प्रेम को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रेम फिर से ऋषभ और विवेक को धक्का दे देता है। लेकिन ऋषभ दोबारा से प्रेम के सामने आते हुए प्रेम के चेहरे पर एक घुसा मार देता है, लेकिन प्रेम को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। प्रेम अपनी जलती निगाहों से ऋषभ की तरफ देखा है और एक जोरदार मुक्का ऋषभ के चेहरे पर मरता है, जिससे ऋषभ दूर जाकर गिरता है। अपने दोस्त को मार खाते हुए देखकर अब मोक्ष को भी गुस्सा आ जाता है और मोक्ष प्रेम से लड़ने के लिए प्रेम के सामने आ जाता है। अब पार्टी हॉल एक लड़ाई के अखाड़े में बदल गया था, जहां एक तरफ प्रेम था और दूसरी तरफ मोक्ष, विवेक और ऋषभ, और अब तीनों एक साथ मिलकर प्रेम पर अटैक करते हैं, लेकिन प्रेम तीनों पर ही भारी पड़ता है। थोड़ी ही देर में पार्टी हॉल बिल्कुल तहस नहस हो गया था और चारों तरफ सामान टूटे फूटे पड़े हुए थे। लोग
बड़े ही दिलचस्पी से लड़ाई को देख रहे थे। विवेक सिर्फ ऋषभ और मोक्ष को दिखा रहा था कि वह उनके साथ खड़ा है और प्रेम से लड़ रहा है, लेकिन विवेक प्रेम से बच रहा था। ऋषभ और मोक्षी प्रेम से लड़ रहे थे। प्रेम मोक्ष के पेट में एक लात मारता है जिससे मोक्ष बहुत दूर जाकर गिरता है और फिर प्रेम ऋषभ की गर्दन को पकड़कर उसे हवा में उठाते हुए एक टेबल के ऊपर जोर से पटक देता है, जिससे ऋषभ की रीढ़ की हड्डी में चोट आती है और ऋषभ वहीं पर बेहोश हो जाता है। और तभी मोक्ष प्रेम की पीठ पर एक लात मार देता है, जिससे प्रेम 2 कदम आगे हो जाता है। प्रेम पीछे पलटकर फिर से मोक्ष के पेट में एक लात मारता है और मोक्ष के कोलार को पकड़कर उसके चेहरे पर मुंह के बरसने लगता है। मोक्ष का पूरा चेहरा खून से भर गया था। मोक्ष की सफेद शर्ट खून से लाल हो चुकी थी और मोक्ष दोनों ही इस वक्त आधमारे हो चुके थे। दोनों की बस सांसें चल रही थी, लेकिन जिस्म में जान नहीं बची थी। और अब संजना से बर्दाश्त नहीं होता। संजना अंजलि से अपना हाथ छोड़ती है और मन्नत के पास जाती है। मन्नत जो लड़ाई झगड़े को देखकर डर से दीवार से लगकर बैठ गई थी, जैसे किसी सदमे में चली गई थी। संजना मन्नत के पास जाकर मन्नत का हाथ पकड़कर उसे खड़ा करती है और एक जोरदार थप्पड़ मन्नत के गाल पर मार देती है। संजना मन्नत पर गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, मन्नत तुम इतनी गिरी हुई हो, मैंने कभी नहीं सोचा था। मोक्ष तुमसे कितना प्यार करता था, तुम्हारी एक आवाज पर अपनी जान देने के लिए तैयार था, और आज तुम्हारी वजह से मोक्ष की ऐसी हालत हो गई है। तुम्हारा पति उसे कितनी बुरी तरह से मार रहा है और तुम यहाँ पर बैठे बैठे बस तमाशा देख रही हो। संजना मन्नत की बाजू को पकड़कर झंझरते हुए कहती है, देखो उधर ऋषभ की क्या हालत हो गई है। ऋषभ बेहोश हो गया है तुम्हारे पति की मार खाकर। संजना अपनी आंखों में आंसू लाकर मन्नत की दोनों बाजुओं को पकड़कर झंझरते हुए अपनी तरफ करती है और दर्द भरी आवाज में रहती है, मन्नत तुमने मोक्ष से कभी प्यार नहीं किया, लेकिन मैं मोक्ष से बहुत प्यार करती हूँ उसकी खुशी के लिए। मैंने आज तक कभी उसे नहीं बताया कि मैं उससे प्यार करती हूँ, लेकिन मन्नत मैं तुम्हारे आगे भीख मांगती हूँ, बख्श दो मेरे मोक्ष को। रोक लो अपने पति को, वरना तुम्हारा पति मेरे मोक्ष को जान से मार देगा। प्लीज मन्नत रोक लो अपने पति को, तुम्हारे पति को तुम्हारे अलावा और कोई नहीं रोक सकता। मन्नत की आंखों से भी आंसू बहाल रहे थे। मन्नत के दिल में भी बेतहाशा दर्द हो रहा था। मन्नत अपनी आंसुओं से भरी आंखों से प्रेम की तरफ देखती है। मोक्ष जमीन पर बेसुध पड़ा हुआ था और प्रेम मोक्ष के सीने पर अपना घुटना रखकर उसके चेहरे पर अभिमुखे बरसा रहा था। मन्नत अपने चेहरे के आंसुओं को साफ करके जल्दी से प्रेम के पास जाते हैं और प्रेम के कंधे पर हाथ रखती है, लेकिन प्रेम मन्नत का हाथ झलक देता है और वापस से मोक्ष को मरने लगता है। मन्नत इस बार प्रेम के हाथ को पकड़ के प्रेम को पीछे खींचने लगते हैं, तो प्रेम गुस्से में मन्नत को पीछे झटका हुए खड़ा होता है। प्रेम मन्नत को मरने के लिए भी अपना हाथ उठाता है, तो मन्नत जल्दी से डरकर अपने चेहरे के पास अपने दोनों हाथों को क्रॉस करते हुए अपने चेहरे को एक साइड कर लेती है। प्रेम का हाथ हवा में ही रुक जाता है और प्रेम गुस्से से मन्नत को देखने लगता है। कुछ देर तक जब मन्नत को कुछ भी एहसास नहीं होता, तो मन्नत अपने हाथों को नीचे करके प्रेम को देखने लगती है। प्रेम अभी अपनी गुस्से से भारी जलती हुई निगाहों से मन्नत को देख रहा था। प्रेम को इतना गुस्से में देखकर मन्नत का पूरा शरीर डर से कांप जाता है। प्रेम के चेहरे और कपड़ों पर भी खून लगा हुआ था। प्रेम के हाथ खून से सने हुए थे और प्रेम इस वक्त बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहा था। प्रेम के मोक्ष से अलग होने के बाद संजना जल्दी से मोक्ष के पास आती है और मोक्ष के सर को अपनी गोद में रख लेती है। मोक्ष भी अब तक बेहोश हो गया था। संजना मोक्ष को उठाने की कोशिश करते हुए उसे हिला रही थी। विवेक भी मोक्ष के पास आ जाता है और अंजलि ऋषभ के पास चली जाती है। प्रेम गुस्से में मन्नत का हाथ पकड़ता है और मन्नत को घसीटते हुए अपने साथ ले जाने लगता है। मन्नत एक बार पीछे पलटकर अपने दोस्तों को देखते हैं और अपने दोस्तों की ऐसी हालत देखकर मन्नत का दिल दर्द से भर जाता है। प्रेम मन्नत को घसीटते हुए अपने साथ गाड़ी के पास लेकर आता है और गाड़ी के पिछले दरवाजे को खोलकर मन्नत को गाड़ी के पिछली सीट पर धक्का दे देता है। मन्नत मुंह के बल गाड़ी की पिछली सीट पर गिर जाती है और प्रेम खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाता है। प्रेम गाड़ी को तेज रफ्तार से वहां से लेकर जाता है। दूसरी तरफ विवेक, अंजलि और संजना ऋषभ और मोक्ष को जल्दी से उठते हैं और गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ स्नेहा को भी मोक्ष की ऐसी हालत की खबर हो गई थी और स्नेहा को ये भी पता चल गया था कि मोक्ष
कि ऐसी हालत करने वाला कोई और नहीं बल्कि प्रेम सिंघानिया था। और प्रेम सिंघानिया का जिक्र होते ही स्नेहा डर से कांप जाती है, लेकिन फिर भी मोक्ष को ध्यान करते हुए स्नेहा अपने डर पर काबू पाने की कोशिश करती है और जल्दी से होटल से निकालकर अस्पताल के लिए चली जाती है। संजना, विवेक और अंजलि मोक्ष और ऋषभ को लेकर हॉस्पिटल आ चुके थे। डॉक्टर ऋषभ और मोक्ष का ट्रीटमेंट कर रहे थे, लेकिन प्रेम ने जितनी बुरी तरीके से उन्हें मारा था, उनकी ऐसी हालत देखकर डॉक्टर भी हैरान थे। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।